लास्ट क्लास में हमने क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। So today we will discuss about data analysis and quantitative research. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? ऑलरेडी आपको पता है कि क्वालिटेटिव मीन्स कि अगर आपके पास डेटा या वेरिएबल्स क्वालिटेटिव हो तो उनके लिए फिर क्या तरीक़ेकार है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगर आपके पास डेटा क्वांटिटेटिव हो तो ये आपके उसमें ज़्यादा यूज़ होगा, मतलब 95% 99% आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डेटा एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस। लेट्स सपोज अगर आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास डेटा है तो क्या किस तरह प्रिपेयर करेंगे, उसकी तरीके क्या है। द फर्स्ट स्टेज इन रिसर्च and data analysis is to make it for the analysis so that the nominal data can be converted into something meaningful. Data preparation consists of the below phases. क्या कहते हैं nominal data? Nominal data means कि अगर आपके पास दो ग्रुप्स हों, मतलब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, जेंडर हो गया, जेंडर मेल फीमेल, ये nominal है। measurement of scales है, एक क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि there are four measurement of scales। एक है आपके पास नॉमिनल है, एक ऑर्डिनल है, एक रेशियो है, एक इंटरवल है। कि आपके पास डेटा किस शक्ल में होगा। अगर नॉमिनल है तो नॉमिनल मींस देयर आर टू कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज हैं, मतलब जेंडर हो गया, सेटिस्फेक्शन यस नो। तो यस नो में जब बात आ जाती है क्वालिटेटिवली, समझ आ रहा है कि तो ये आपके पास ग्रुप में हो गया, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मींस कि हम कहते हैं कि जेंडर है तो मेल है फीमेल है, तो हम कहें मेल के लिए 0 है और फीमेल के लिए 1 है। ये हम उसके लिए मीनिंगफुल एक वर्डिंग दे देते हैं जो उसको सॉफ्टवेयर देखता है या सॉफ्टवेयर उसको समझता है। अदरवाइज मेल फीमेल को तो वो नहीं जानता, तो इसलिए वो कहते हैं कि डेटा को आपने सबसे पहले स्टेज ये है कि जो आपके पास कैटेगरी वाला डेटा हो उसको आप मीनिंगफुल बनाएंगे, उसको मतलब आप वर्डिंग देंगे। दूसरा है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मींस कि हम कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड, लेट्स सपोज एजुकेशन है, हम कहते हैं फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन, तो उसमें 1 2 3 4 5 कैटेगरीज आ गई, समझ आ रही है। ए प्लस हो गया, ए हो गया, बी प्लस हो गया, बी सी प्लस सी, ये ग्रेड्स हो गए। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, वो तो नहीं समझता, तो फिर उसके लिए भी आप 1 2 3 आप वैल्यूज देंगे, समझ आ रही है कि 1 का मेरा मतलब क्या है, 2 का मेरा मतलब क्या है, 3 से मेरा मतलब क्या है। तो ये आप उसके लिए क्या करें, उसको मीनिंगफुल मींस कि कंप्यूटर उसको मीनिंग उसकी समझता है, अदरवाइज वो उसको नहीं समझता। सर कोडिंग करेंगे इसमें, हाँ, इसके अंदर फिर सारे आते हैं। फिर क्या कहते हैं कि डिफरेंट फेजेस में ये डिवाइड हुआ है। तो नंबर 1 फेज क्या है, फर्स्ट नंबर पे डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन इज डन टू अंडरस्टैंड इफ द अच्छा कि अगर आपके पास डेटा वैलिडेशन हो तो डेटा वैलिडेशन इज डन टू अंडरस्टैंड इफ द कलेक्टेड डेटा is simple for the pre-test standard or it is to bias data simple gain divided into 4 different stages। मतलब वैलिडेशन ऑफ डेटा क्या है? वैलिडेशन ऑफ डेटा एक तो बायस्ड हो, अनबायस्ड ना हो, बायस्ड डेटा। दूसरा ये है कि आपके पास क्या हो, प्री टेस्ट प्रीसेट स्टैंडर्ड हो, मतलब एनालिसिस के लिए रेडी हो, जो डेटा आप कंडक्ट करते हैं ना उसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, समझ आ रही है। तो उसके लिए उसने क्या है, डेटा वैलिडेशन के अंदर फिर 4 वो है मेथड्स है, उसकी 4 स्टेजेस हैं कि आप उसको देखेंगे। नंबर 1 है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब आप जानते हैं कि फ्रॉड क्या है, कि आप 2 नंबरी डेटा के साथ करें, अपनी तरफ से आप उसमें माइनिंग करेंगे, डेटा एडिशन करें, ठीक है। तो वो नहीं करना चाहिए। टू इंश्योर इन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग रिकॉर्डिंग ईच रिस्पांस टू द सर्वे आर द क्वेश्चनियर, मतलब हर एक बंदा एक्चुअली जो उसने इंफॉर्मेशन दी है वो एक्चुअल है। लेकिन पाकिस्तान में रिसर्च में ये काम होता है कि आप एक्चुअल डेटा कलेक्ट करेंगे, उसकी रिजल्ट अगर आपके उससे डिजायर नहीं है तो वो कहते हैं उसमें चेंजेस कर लो। तो वो जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसमें बंदा इतना चेंजेस कर लेते कि 2-3 किस्म के, मेरे पास अपनी इतनी इसमें है कि मतलब एक डेटा के 10-10 फाइल है, उसमें हम चेंजेस करते कि ये रिजल्ट तो इस तरह नहीं आया, वापस दोबारा करते हैं। फॉरेन कंट्री में ये फर्क है, जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे जिस तरह है बस उसको रन करें, जिस तरह उससे रिजल्ट आता है फिर उस पे आपने रिसर्च करना है कि ये रिजल्ट इस तरह आ गया, ये क्यों है, उसके लिए जस्टिफिकेशन आप बताएंगे कि ये मेरे पास इस तरह के रिजल्ट आए। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि ये फ्रॉड है, कि मतलब आप अपनी तरफ से जो डिजायर्ड डेटा है वो आपके रिजल्ट है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अगर कंजम्पशन ज्यादा होती है, इनकम ज्यादा होती है तो कंजम्पशन भी ज्यादा होती है, तो तीन ये कहते हैं कि देयर आर पॉजिटिव रिलेशनशिप।
डेटा मैं कलेक्ट कर लेता हूँ उससे नेगेटिव रिलेशनशिप लेट्स सपोज आ, लेकिन थ्योरी तो मुझे कहती है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो अब मेरी थ्योरी तो ये बात तो गलत हुई, तो इसलिए हम उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे। तो ये कहते हैं कि ये एरर है, मतलब आपको जो लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है वो गलत दी है। समझ आ रहा है? तो ये एक तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, स्क्रीनिंग टू मेक श्योर कि आप क्या करेंगे, ईच पार्टिसिपेंट और रिस्पोंडेंट इज सेलेक्टेड और चूजन इन कंप्लायंस विद द रिसर्च क्राइटेरिया। मतलब आपके पास जितनी भी रिस्पोंडेंट हैं, आप इसी तरीके से रिस्पोंडेंट सेलेक्ट करेंगे। मतलब ये नहीं है कि आप एक नॉर्मल बंदे से डेटा कलेक्ट करें। जो आपके पास जो क्राइटेरिया है डेटा के लेट सपोज एक दूसरा ये भी है कि अगर आप कहते हैं कि मैं हाउस होल्ड हेड से डेटा कलेक्ट करूंगा, प्राइमरी डेटा है, हाउस होल्ड हेड मुझे डेटा देंगे, और आप लेट सपोज हाउस होल्ड हेड का मौजूद नहीं है, छोटा बच्चा है या फीमेल है, उससे आप डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, स्क्रीनिंग में जब आप उसका डेटा स्क्रीन करते हैं ऑटोमेटिकली उसमें निकल जाता है कि ये डेटा उसने जो दिया है, पंच किया है, ये डेटा गलत है। ठीक है, उससे पता चलता है। तीसरा क्या है, प्रोसीजर, कि जो आप प्रोसीजर यूज करते हैं टू इंश्योर इथिकल स्टैंडर्ड वेयर मेंटेन व्हाइल कलेक्टिंग द डेटा सैंपल। मैंने उस दिन आपको बताया था कि सैंपलिंग जो हम करते हैं पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, वो सैंपल के अपने तरीके हैं। लेट सपोज रैंडम सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, स्नोबॉल सैंपलिंग है। ठीक है, ये सारे प्रोपोर्शनेट एक तरीका है। दूसरा है यामानी एक तरीका है, उसने सजेस्ट किया कि आपने इस तरह सैंपल साइज सेलेक्ट करना है, उसके अपने फार्मूले हैं। तो ये कहते हैं कि अगर आप लेट सपोज रिसर्च में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने डेटा कलेक्ट किया, अच्छा कहां से कलेक्ट किया, यहां से कलेक्ट किया, कौन सा मेथड आपने यूज किया डेटा कलेक्शन के लिए। उसका सेकंड क्वेश्चन जो एक्सपर्ट है वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि आपने डेटा कहां से कलेक्ट किया। तो आप उसको सोर्स बताएंगे, कि तरीका बताएंगे, प्रोसीजर आप बताएंगे कि ये फार्मूला मैंने यूज किया है, ये सिलेक्शन तरीका है, और आप अपनी रिसर्च में लिखेंगे भी कि इतने मेरे पास पॉपुलेशन था, इतना पॉपुलेशन मैंने फार्मूले में डाल दिया, मुझे इतना चाहिए था, इसका इतना परसेंटेज आ गया। लेट्स सपोज ये भी एक तरीका है कि 5000 पॉपुलेशन है और उसका 5% देते हैं, तो 5000 में 500 आ गए, कितने आ गए कि 1000 आ गए। ठीक है, तो 5% के हिसाब से जितने भी आते हैं वो आप लिखेंगे कि ये ऑन द बेसिस। लेकिन उसके लिए भी आप जस्टिफिकेशन ढूंढेंगे कि आपने 6% क्यों नहीं लिया, 4% क्यों नहीं लिया, 10% क्यों, ये क्वेश्चन एराइज हो जाएगा। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप पास्ट आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि लेट सपोज आपने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं और उसमें किसी ने ये तरीका किया हो, तो उसको आप उसका नाम देंगे कि ये फलाने ने इस तरह किया था, लिहाजा मैंने इस तरह किया। तो वो एक रेफरेंस उसके पास आ गई, तो रिसर्चर ये समझ रहा है कि चलो इसका रेफरेंस है, इसने कुछ किसी चीज के बेस पे ये दिया है। तो आप अपनी उसमें एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे भी कि आई हैव सेलेक्टेड 5% ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कि मैंने इसके बेस पे ये 5% सेलेक्ट किया है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसमें आपने जस्टिफाई कर लिया, तो अगर कोई बंदा चेक करना चाहते तो उसकी रिसर्च आर्टिकल पढ़े। ठीक है, तो ये उसमें गलती नहीं हो सकती। तो ये है कि प्रोसीजर आपके पास अटेम्प्टेड है। नंबर 4 लास्ट में है completeness, to ensure that the respondent has awarded all the questionnaire in online survey or interviewer had asked all the questions developed in the questionnaire। मतलब ये है कि आपने अपनी जो 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 डेटा आपको जरूरी है, रिक्वायर्ड डेटा है, वो आपने कंप्लीट, इस तरह नहीं है कि क्वेश्चन लेट सपोज क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन है, आपने 15 क्वेश्चन कर लिया और 15 छोड़ दिया, बस ये, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको उसने छोड़ दी। तो ये आप कहते हैं कि अगर ऑनलाइन सर्वे है या लेट सपोज आप बाय फेस इंटरव्यू करना चाहते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास क्या हो, कंप्लीट डेटा इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए जब क्वेश्चनेयर हम बनाते हैं, जब हम क्वेश्चनेयर को कंपाइल करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वो हमारे डेटा को सपोर्ट करते हैं। समझ आ रही है कि अगर बाद में जरूरत पड़ गई तो वो डेटा वो सपोर्ट में मिल जाता है। तो ये आपके पास क्या है कि डेटा वैलिडेशन, मतलब इन 4 चीजों पे आपके पास वैलिड डेटा क्या हो, जिसमें फ्रॉड ना हो, जो स्क्रीनिंग से निकला हो, जिसका प्रोसीजर ऑथेंटिक हो और वो कंप्लीट हो, तो वो उसको डेटा, हम उस डेटा को क्या कहते हैं, वैलिडेट कहते हैं। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर आप ऐसे बताएं कि डेटा वैलिडेशन क्या है, वैलिड डेटा किसको कहते हैं। डेटा वैलिड तब होगा जिसमें फ्रॉड ना हो, दोनों ना हो, उसमें आपने एक्चुअल इंफॉर्मेशन डाला। दूसरा ये है कि आपके पास क्या हो, स्क्रीनिंग, मतलब उस डेटा का आप स्क्रीनिंग करें ना, जब आप क्वेश्चनेयर का डेटा सॉफ्टवेयर में डालेंगे ऑटोमेटिकली उसमें आउटलायर निकल आ जाएगा
कि आपने ये इंफॉर्मेशन कर दी। उसका एक तरीका है कि आप उसको अपना सॉफ्टवेयर उस पर लगाते हैं कि मुझे इसमें ऐसे वैल्यूज जो मतलब मेरे डेटा को डिस्टर्ब करे वो आपको बता रहे तरीके। समझ आ रही है? आप मिनिमम मैक्सिमम उसको वैल्यू दे रहे तो मिनिमम भी आपको पता चलेगा कि मेरे साथ लेट्स सपोज 500 लोग हैं तो 500 का आप अगर एक तो देखेंगे तो बड़ा मुश्किल काम है। सॉफ्टवेयर में आप दे दें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास आ जाएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में क्या फर्क है। उस दिन एक बंदे का रिसर्च का पीएचडी का तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 बता रहा है। एक मॉडल उसने यूज किया 1 का मतलब है नो इफेक्ट, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोई उसका ताल्लुक नहीं है। 1 का मतलब ये है उसका उस एक्सपोनेंशियल बीटा एक वो है उसमें इंडिकेटर उसमें 1 आ रहा था। तो मुझे कह रहा था कि सर इसके साथ क्या करेंगे, वो भी ऑलरेडी लेक्चर है। तो मैंने कहा इसका इस तरह कर लो कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम देख लो। तो हमने डेटा में मिनिमम और मैक्सिमम देख लिया तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। तो उसको मैंने कहा कि अगर आप अपने डिजायर रिजल्ट को लाना चाहते हैं तो कहते हैं इस तरह कर लें कि या तो जो मिनिमम वैल्यूज हैं उसको इंक्रीज करें या जो मैक्सिमम है उसको डिक्रीज करें। तो फिर आपने इसको चेक करेंगे तो इस वीक में जाऊंगा तो उसने क्या किया होगा। लेकिन ये तरीका है कि आप डेटा में आप चेक करेंगे कि आपको पता चल जाए कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। ये निकलता रहता है उसमें सॉफ्टवेयर में। तो ये एक तरीका है डेटा वैलिडेशन। फेज 2 में क्या है, डेटा एडिटिंग। ठीक है, डेटा एडिटिंग कोडिंग किसने कहा था कोडिंग? अच्छा वो कोडिंग भी आ रहा है आगे। ठीक है, तो डेटा एडिटिंग क्या है? मोर ऑफन इन एक्सटेंसिव रिसर्च मतलब लार्ज रिसर्च डेटा सैंपल कम्स लोडेड विद एरर्स। मतलब अगर आप ज्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसमें एरर होगा। जितना ज्यादा सैंपल साइज आपका बढ़ेगा उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर क्या करें, रिस्पोंडेंट समटाइम फिल some field incorrectly or sometimes skip them accidentally। मतलब या तो स्किप कर लेते हैं या अपनी तरफ से डाल देते हैं। लेट्स सपोज अगर एक बंदे को आप कहे पाकिस्तान में तो ये है कि रिसर्च के लिए पैसे भी नहीं देते और एक बंदा जा रहा है लेट्स सपोज बाजार जा रहा है उसका खर्चा भी चल रहा है और वो 1000 लोगों से डेटा कलेक्ट करेगा तो वो 10 दिन का काम है। अगर वो बहुत ज्यादा 10 दिन या 20 दिन या 1 महीना उस पर लगेगा तो 1 महीना वो वहां पे पड़ा है तो वो क्या करता है, इसका एक 2 नंबर तरीका है, वो नहीं बताता फिर आप सारे ये यूज करेंगे। तो हम फिर क्या करते हैं, उसकी जो पायलट स्टडी हमने पढ़ा था, पायलट स्टडी आपके उसमें एक क्वेश्चन में पायलट स्टडी आया था, वो पायलट स्टडी है। तो हम फिर क्या करते हैं, 1000 बंदे हैं तो 50 लोगों से डेटा लेट सपोज कलेक्ट किया, उसको हम सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, उससे रिजल्ट निकल आते हैं। उसका रिजल्ट ठीक हो तो बस अपनी तरीके से फिर 50 को देख के आगे पीछे कर लेते हैं और बस 1000 बराबर है। ये एनजीओ वाले इस तरह करते हैं, प्रोजेक्ट में भी इस तरह करते हैं, सारे लोग नहीं जाते। प्रोफेसर अपने ऑफिस में बैठा होता है एसी के नीचे और वो 1000 लोगों का डेटा पंच करके वो रिजल्ट रिपोर्ट लिखते हैं। तो दे मुझे घूम तुम्हारी तरह अंग्रेजा ने बात नहीं की, मुझे अपने का एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं, बाद में फिर आप इसको इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा, डेटा एडिटिंग इज a process wherein researcher have to confirm that the provided data is free of such errors। मतलब ये गलतियां है ना कि आप एरर लार्ज डेटा हो तो ये जो मैंने आपको तरीका बता दिया अपनी तरीके से करना, उसमें एडिटिंग करना, उसको जो वैल्यू स्किप करना, जो मिनिमम वैल्यू है उसको इंक्रीज करना, जो मैक्सिमम है या उसको डिक्रीज करना, ये सारे जो है ये 2 नंबर तरीके हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन हमारा मसला ये है कि वो कहते हैं कि रिसर्चर हमारे रिसर्च इसको समझते हैं कि ये सिग्निफिकेंस क्यों नहीं आया, इसका रिलेशनशिप तो थ्योरी में नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपने नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों लाया, थ्योरी के अगेंस्ट क्यों गए यार? उसका डेटा जो उसने कलेक्ट किया है हो सकते हैं ऐसे लोग हो जो वहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। समझ आ रही कि नहीं? उसकी ग्राउंड जो बैकग्राउंड है वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन वो भी नहीं, बस जो किताब में जो कहा है वो आप करेंगे। समझ आ रही कि नहीं? तो ये आपके पास ये मसले हैं, तो इसको हम चेक करेंगे। तो डेटा एडिटिंग का मतलब ये है they need to conduct necessary checks and outlier checks। ठीक है ना? आउटलायर क्या होता है? आउटलायर का मतलब है आपके डेटा में स्पाइक, आपके डेटा में स्पाइक नहीं है, मतलब एक डेटा नॉर्मली जा रहा है ग्रेजुअल उसमें इंक्रीज आ रहा है और एक दाना उसमें स्पाइक या इंक्रीज की तरफ या नीचे की तरफ। ये लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेट्स सपोज ये लाइन है और ये आपके पास डेटा है और इसके पीछे डेटा इस तरह हो रहा है, इसमें वेरिएशन है टाइम टू टाइम या लेट्स सपोज, और अचानक उसमें या इंक्रीज या डिक्रीज आ गया। तो ईसीजी मशीन को अगर देखें तो वो अगर स्मूथ हो जाते तो मर जाएगा, अप्स एंड डाउन हो तो ये, लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट है, जो आपके डेटा में स्पाइक ज्यादा हो
तो वो आपके पास आउटलायर है। तो हम फिर क्या करते हैं, उस आउटलायर को निकाल लेते हैं। लेट सपोज अगर ये सारे वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब वेरिएशन कर रहे हैं, मतलब 20, 25, 23, 24, 30, 31 और यहाँ पर अचानक 120 आ गया। आपके सारे वैल्यू मतलब 50 है और इसके दरमियान वो कर रहे हैं 20 और 50 के दरमियान और अचानक से 120, तो ये आउटलायर है। तो इसको हम फिर क्या करते हैं, आउटलायर चेक्स कि आपके पास आउटलायर क्या है, तो उसको हम फिर निकालते हैं डेटा से, या उसकी जगह एक एवरेज वैल्यू डाल देते हैं। समझ आ रही है कि कैसे 60 या 70 डाल दें, ठीक है। तो वो आउटलायर खत्म हो जाता है डेटा से। जब आउटलायर खत्म हो जाता है, इसका इफेक्ट क्या है, एनालिसिस आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमेटिक्स टूल्स नहीं पढ़े, जब आपके पास इस तरह का स्पाइक हो जाता है तो आपकी नॉर्मलिटी फिर नहीं रहती। हम डेटा की नॉर्मलिटी चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा नॉर्मल है, तो जब नॉर्मलिटी नहीं होगी तो आपकी वेरिएशन है। लेट सपोज फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2005 और इस तरह 6 और इस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया में आए थे, यस ठीक है, सारी दुनिया डिस्टर्ब हुई थी। या कोविड को ले लें, कोविड-19 जो आई थी, तो उसमें अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं 2017 का, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो उसमें आपके पास वेरिएशन होगा क्योंकि वो क्राइसिस आया था। तो हम फिर क्या करते हैं, उसको स्मूथ करने के लिए, क्योंकि किताब को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि किताब में तो ये नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि लेट सपोज आपने रन किया, उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो आप कह दें कि इस ईयर में ये मसला आया था, लिहाजा इसलिए ये इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लेन करें, तो उससे ये भी पता चल जाता है कि हाँ ये क्राइसिस वाला प्रॉब्लम ये यहाँ पे आया था। तो आपके पास क्या होगा, वो इशू भी डिस्कस हो जाएगा जो आया था इकोनॉमी के अंदर या मतलब मुल्क के अंदर। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, उसको खत्म करने के लिए अपना आउटलायर निकाल देते हैं, उसको कम कर देते हैं कि हमारे पास डेटा नॉर्मल हो, नॉर्मलिटी उसमें अगर नॉर्मल ना हो तो फिर हमारे पास रिजल्ट ऑथेंटिक्स नहीं आते। रिजल्ट फिर क्या होते हैं, ऑथेंटिक रिक्वायर्ड टू रिजल्ट है डिजायर्ड वो नहीं आते। तो ये डेटा एडिटिंग का ये तरीकेकार है। फिर फेज नंबर 3 में क्या है, डेटा कोडिंग है। तो डेटा कोडिंग क्या करते हैं, हम उसको भी देते हैं आउट ऑफ all three, this is the most critical phase of data preparation associated with the grouping and assigning values to the survey responses. If a survey is completed with 100,000 sample size, the researcher will create an age bracket to distinguish the respondent based on their age. मतलब ये है कि लेट्स सपोज वही क्वेश्चन आ गया कि 1000 लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें एज चेक करना चाहते हैं। लेट्स सपोज एक वेरिएबल है और एज में ये चेक करना चाहते हैं कि 20 से 30 के अंदर कितने लोग हैं, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये ग्रुप्स हो गए। समझ आ रहा है? तो उस ग्रुप्स को हम फिर क्या करते हैं, उसमें हम कोडिंग करते हैं कि लेट्स सपोज अगर 20 से 30 है तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 से 40 है तो 2 रिप्रेजेंट कर, ये कोडिंग है उसको तरीके। या हम कहते हैं बिलो दिस एज above this age, हम ये कहते हैं below this age above this age, तो ये आप क्या बता रहे हैं, उसको कोडिंग आप ले रहे हैं, मतलब एक वैल्यू उसके लिए रख रहे हैं 50 एज, बिलो कितने हैं, बिलो कितने हैं 50 हैं और above कितने हैं 50, तो ये आपने एक वैल्यू इसके लिए कोड कर दिया, तो 50 इज द कोडिंग वैल्यू कि इससे above और below का। ये नहीं बताते कि 60 है या 65 है या 70 है या 40 है या 30 है, ये नहीं बताते। तो ये आपके पास क्या है, इसको हम डेटा कोडिंग कहते हैं। फिर कहते हैं कि thus it becomes easier to analyze small data buckets rather than deal with the massive data quantity। मतलब आपके पास अगर डेटा ज्यादा हो तो उसको क्या करें, लेट्स सपोज हम एज लेते हैं और एज हम 1000 लोगों के लेते हैं, किसी का 21 है, किसी का 25 है, किसी का 27 है, किसी का 28, तो 1000 अगर सीरियल नंबर में बनाऊं तो 1 से लेकर 1000 सीरियल नंबर, तो उसके लिए आसान ये है ग्रुप्स बना, 20 से 30 करो, 30 से 40 करो, 40 से 50 करो, 50 से 60 करो, तो आसान है। अगर 1000 लोगों का लिस्ट आप बनाते हो तो बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि लार्ज मैसिव डेटा को आपने क्या करना है, स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो वो इजीली अंडरस्टैंडिंग और इजीली आप लोगों को आप फिर उसको समझाएं, एक्सप्लेनेशन उसके लिए कि मतलब मेरा मतलब ये है कि 20 से लेकर 30 तक और 30 से ये एक ग्रुप है, समझ आ रहा है कि नहीं, ये को एक, तो ये भी कोडिंग है कि लार्ज डेटा को आपने उसमें कन्वर्ट कर दिया स्मॉल। क्लियर है कि नहीं? यस तो ये भी ना, यस ठीक है। या लेट्स सपोज इस तरह है कि विलेजेस है, विलेजेस 10 विलेजेस आप डेटा कलेक्ट कर
और 10 विलेज में आपने 200 बंदे एक से, 300 बंदे दूसरे से, 400 बंदे किसी और से, 500 बंदे इस तरह, 150 किसी और से, तो ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि विलेज ए या नाम जो विलेज उसका है, और उसमें हम कहें कि इसमें इतने से इतने लोग हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। हम कहते हैं कि बिलो जो वैल्यू है 25 है और एबो जो है 75 है, तो बस एक उसमें आगे, समझ आ रहा है कि नहीं? विलेज बी जो है उसका इतना है, विलेज सी का इतना है, तो ये आपके पास एक स्मॉल उसमें जो आप लिखेंगे ना, हर विलेज का सीरियल नंबर बनाएंगे, तो ये तरीकेकार है कि रिसर्च के लिए आसान हो जाए। समझ आ गया? हाँ, क्लियर है? यस सर। अच्छा, मेथड्स यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। आफ्टर द डेटा इज प्रिपेयर्ड फॉर एनालिसिस, मतलब डेटा हमने कलेक्ट कर दिया, एनालिसिस के लिए रेडी हो गया, तो हम क्या करते हैं, फिर करते हैं कि उसके लिए एनालिसिस के लिए जब प्रिपेयर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। रिसर्चर आर ऑफन यूज डिफरेंट रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस मेथड टू डिराइव मीनिंगफुल इनसाइट्स। For sure, statistical techniques are most favored to analyze numerical data. The method is again classified into two groups. First, descriptive statistic use to describe data, and second, inferential statistic use. ये दो types of statistics है, branches of statistics है. There are two branches of statistics. One is descriptive statistic, another is inferential statistic. Descriptive statistic आपको क्या बता रहा है? ये इसके अंदर पे सारा आता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एक तरीका है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक दूसरा तरीका है। जब भी आप एनालिसिस करेंगे, डेटा आपने कलेक्ट कर दिया, सॉफ्टवेयर में पंच कर दिया, तो आप उसके लिए क्या निकालना चाहते हैं कि अगर आपकी ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है रिसर्च के, कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव के लिए अपने तरीके हैं, अगर आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक करना चाहते हैं तो इन्फ्रेंशियल तरीके अलग हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन या मतलब ये है कि समराइज, presentation of data, summarization of data and analysis of data, ये तरीका है। inferential statistic क्या है? inference करना, इसका मतलब है inference कि मतलब we have a population data and we select from the population data a sample data, and on the basis of sample data we can decide the whole population. So this known as inferential statistic. We on the basis of sample we inference the population. समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो इस किस्म का अगर हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर इन्फ्रेंशियल एनालिसिस या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ versatile types of data in research. It presents the data in such a meaningful way that pattern in the data starts making sense. Nevertheless, the descriptive analysis does not go beyond making conclusion. The conclusion to again based on the hypothesis research. यही बात है कि डिस्क्रिप्टिव से सिर्फ काम नहीं चलेगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जब भी हम करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जब भी करते हैं, वो एक साइड पे एक्स्ट्रा काम अपनी रिसर्च में करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्टिव हमें क्या बताता है? एवरेजेस है, एवरेजेस। एक है सर्टेन टेंडेंसी चैप्टर है, उसके अंदर एक है डिस्पर्शन चैप्टर है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एवरेजेस देखते हैं, मीन, मोड, मीडियन, आप लोगों ने ये एवरेज है लेकिन डिफरेंट मेथड है। मीन एवरेज है सिंपल कि सब सारे नंबर है उसको जमा करो, नंबर पे डिवाइड करो, इससे एक एवरेज आएगा। मीडियन भी एक एवरेज है, उसके लिए एक तरीका है। मोड भी एक है, एक तरीका है। मीडियन क्या कहते हैं कि मिडिल वैल्यू सेलेक्ट करो, मतलब 50 लोग हैं तो 50 में मिडिल कौन सा है उसमें सेलेक्ट करो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो आपका एवरेज होगा, उसका तरीकेकार ये है। Divide into two equal parts, the data divide into two equal parts, so it is known as median. Mode क्या है? The most frequent value in the data is known as mode. समझ आ रही है नहीं? तो ये एक तरीका है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। तो ये आसान है, सॉफ्टवेयर में आसान है, डेटा आपके पास है ना, बस वहां पर आप जाके स्पीसीज अगर यूज करते हैं तो उसमें जाके डिस्क्रिप्टिव लिखा होता है, डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करें। तो अगर आप मीन मालूम करना चाहते हैं, मीडियन मालूम करना चाहते हैं, मोड मालूम करना चाहते हैं, साथ में मिनिमम मैक्सिमम मालूम करना चाहते हैं, फिर डिस्पर्शन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये एक दो तरीके ये मालूम करना चाहिए। उसमें सेलेक्ट करें और क्लिक करें, आपके पास एक टेबल बन जाएगा, आ गया कि आपके पास मीन इतना है, मोड इतना है, मीडियन इतना है। तो अमूमन हम मीन, मोड, मीडियन में एक कहते हैं क्योंकि तीनों एवरेज हैं, तो उससे जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो मीन यूज होता है। समझ आ रही है नहीं? और मिनिमम मैक्सिमम भी मालूम हो जाता है। आगे फिर यूज और है। तो ये क्या करें कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इसका इस्तेमाल है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपके डेटा का एवरेज कौन सा है, आपके डेटा में वेरिएशन कितना है,
आपके डेटा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है। ये सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बताता है। अदरवाइज फिर आप हाइपोथेसिस अप्लाई करेंगे, और जब हाइपोथेसिस आप अप्लाई करेंगे तो हाइपोथेसिस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का काम है कि आप ये चेक करते हैं जो ऑब्जेक्टिव आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है ना, ऑब्जेक्टिव कि मैं कहता हूं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन के टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ये एग्जांपल देता हूं कि आपको पता हो कि टू एस्टिमेट या इन्वेस्टिगेट या फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, तो उसके लिए हाइपोथेसिस इस तरह बनेंगे कि देयर इज नो रिलेशनशिप एंड देयर इज अ रिलेशनशिप। ये दो हाइपोथेसिस बन रहे हैं। फिर हमारे पास जो डेटा है वो डेटा फिर बताएगा इन द एंड जब रिजल्ट आएंगे कि कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ कौन सा नहीं। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन ये हाइपोथेसिस बनाना ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का काम है। ये दो ब्रांचेस मैंने आपको बता दिया, दो ब्रांचेस स्टैटिस्टिक है, डिस्क्रिप्टिव है और इन्फ्रेंशियल है। हाइपोथेसिस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आता है क्योंकि हमेशा उसमें हम सैंपल डेटा सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से और बेसिस ऑफ सैंपल हम डिसीजन लेते हैं। समझ आ रही कि नहीं? फिर क्या कहते हैं कि here are few major types of descriptive analysis methods। measure of frequency, काउंट करना 1 2 3 काउंट करना, फिर परसेंट निकालना, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का काम है। परसेंटेज आप कहते हैं कि मेरे डेटा कितना परसेंट, आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि लेट्स सपोज मेल कितने परसेंट है, फीमेल कितने, लेट्स सपोज आपके पास जेंडर एक वेरिएबल है और आप कहते हैं कि मेरे पास मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, तो आपको बताते हैं परसेंट में बताते हैं कि मेल इतने परसेंट है फीमेल इतने परसेंट, उसका एक टेबल होगा। फिर उसके लिए फ्रीक्वेंसी एक चीज है, फ्रीक्वेंसी जहां यहाँ पे हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ वैल्यू इन द डेटा। इसका डेफिनेशन क्या है फ्रीक्वेंसी का कि द नंबर ऑफ रिपीटिशन इन द डेटा इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। मतलब आपके पास एज है ना, एज 25 से लेकर 75 तक है, तो उसमें से कौन सा ऐसा वैल्यू है जो ज्यादा रिपीट हुआ है, मतलब 45 ऐसा एज है जो ज्यादा लोगों का एज 45 है, तो ये रिपीट हुए तो इसका 45 का लेट सपोज 10 टाइम रिपीट हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप 10 लेंगे। लेट सपोज 41 है तो 41 2 टाइम आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। समझ आ रही है? 75 1 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखेंगे ये 1 है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना, परसेंटेज निकालना, उसको काउंट करना, मेजर करना, ये मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम है। फिर इट इज यूज्ड टू denote home often a particular event occurs। ये कहाँ पे यूज होता है कि मतलब लेट सपोज कोई भी काम अगर इस तरह आपने करना हो, इसका यूज क्या है कि लेट सपोज परसेंटेज निकालना हो, काउंट या फ्रीक्वेंसी, तो वो आपके पास जब जो पर्टिकुलर रिसर्चर का जो एरिया है जहाँ पे ये यूज होता है वो आपके पास क्या है। अगर आप रिसर्च में करना चाहते हैं या अगर मैं लेट सपोज आप कहते हैं कि हम परसेंटेज निकालते हैं अपनी फैमिलीज के, अपने इलाके के, या उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। समझ आ रही नहीं? तो ये आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं। फिर रिसर्चर यूज इट व्हेन दे वांट टू शोकाज हाउ ऑफन अ रिस्पांस इज गिवन। शोकाज मतलब प्रेजेंट करना, शोकेस मतलब शोकेस, तो उसमें आप प्रेजेंट करते हैं कि मतलब आपने एक टेबल बना लिया कि इसमें मेल इतने हैं फीमेल इतने हैं, इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, इसके इतने परसेंटेज है, तो आप जिस से आपका काम चले, जो आपके ऑब्जेक्टिव है, जो रिक्वायर्ड है, तो आप निकाल सकते हैं। फिर मेजर ऑफ सर्टेन टेंडेंसी मैंने आपको बता दिया कि मीन, मीडियन, मोड, ये सारे। द मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरियस पॉइंट्स। ये कहां पे यूज होता है कि अगर आप लेट सपोज ये सबसे ज्यादा यूज होता है कि डेमोंस्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन बाय वेरियस पॉइंट्स। स्टैटिस्टिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जिस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एफ टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक में। स्टैटिस्टिक में डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए यूज होते हैं कि आपने अगर आपके पास डेटा है और आपके पास इतने सैंपल साइज है तो आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। लेट्स सपोज जी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास सैंपल साइज 30 से ज्यादा हो तो फिर जी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको वैल्यू मिलेगी। एक उसका एक टेबल मिलता है, टेबल जिस तरह लॉगरिथम का टेबल मिलता था ना, लॉगरिथम, इस तरह इन डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल मिलता है। तो अगर आपके पास सैंपल्स 30 से ज्यादा हो तो आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें नहीं मिलेगा क्योंकि टी का टेबल 30 तक है। उससे ज्यादा जो है ये स्टैटिस्टिक एक बुक में जो आप शेर मोहम्मद चौधरी का बुक है 3rd ईयर 4th ईयर के लिए यूज होता है, उसके एंड में जाए तो ये सारे टेबल्स उसमें गिवन है। जिस तरह लॉगरिथम का मैथमेटिक्स के एंड में ये टेबल गिवन होता था तो ये उसमें आपके पास गिवन होते हैं।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, टी डिस्ट्रीब्यूशन सब का टेबल गिवन होता है, समझ आ रहा है। लेकिन सॉफ्टवेयर का कमाल ये है कि हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ऑटोमेटिकली वो उठाता है। आप सैंपल साइज दे देते हैं, उसको समझ आ जाती है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यूज करना है। तो सॉफ्टवेयर आपको ये एज अ टीचर आपको बताएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट आ जाता है। तो उसको बताने की जरूरत नहीं होता है, एक बंदे को पता ना हो ना, ये तो स्टैटिस्टिक वालों को या जो मैनुअली लोग करते हैं उसको पता होता है, लेकिन एक रिसर्चर को जो अलग फील्ड का स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट ना हो तो उसको पता नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर ये उसका उसके लिए SPSS डेटा या मतलब EViews ग्रेटर ये सॉफ्टवेयर के नेम्स हैं जो रिसर्च के लिए यूज होते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है कि नहीं? यस सर। वो होने लगा है। हाँ सर। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये आपके पास क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब we must have distribution by various points. Researchers use this method when they want to show the most commonly or averagely indicated response. Measure of dispersion or variation. ये बेसिकली स्टैटिस्टिक के चैप्टर्स हैं। रेंज हो गया, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन। रेंज क्या है? मिनिमम डेटा आपके उसमें क्या है? मैंने रेंज, हम कहते हैं रेंज, आपका रेंज क्या है? मैक्सिमम मिनिमम का। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस हमें ये बताता है, यहाँ पर उसने स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का डेफिनेशन बताया है कि एक होता है ऑब्जर्व्ड और एक होता है एक्चुअल मीन। ऑब्जर्व्ड डेटा है, लेट्स सपोज मेरे पास डेटा है ऑब्जर्व डेटा मेरे पास ये है कि मैं कहता हूं 2 3 4 5 1 ये डेटा है, इसको मैं जमा कर दूंगा 1 5 हो गया, ये 9 और 9 और ये 14 और 15 है ना? यस सर। ये आ गया 15 समेशन x, और उसको हम एवरेज मालूम करते हैं ना x बार, तो इसको हम समेशन x डिवाइड बाय n कर लेते हैं, तो इसे 15 डिवाइड बाय 5 कर लो, इसे 3 आएगा। 3 is x बार, x क्या है? 3। ये इस डेटा से आया है और these are observed value, these are the observed value। तो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस क्या बताता है? द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्चुअल जो आपने मालूम किया उसके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो हम क्या करेंगे? x - x बार। समझ आ रही है? इसका फिर फार्मूला है कि स्क्वायर हम लेते हैं और फिर वेरिएंस के लिए ये यूज करते हैं। समझ आ रही है नहीं? तो एक्चुअल मतलब उसका क्या है कि ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल के डिफरेंस अगर आप मालूम करते हैं कि आपने एक कैलकुलेट कर दिया और एक आपके पास ऑब्जर्व्ड है, तो उनके दरमियान डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस को q पर स्क्वायर होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ले लेते हैं वेरिएंस का, तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्क्वायर खत्म हो जाता है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाता है। समझ आ रही है? तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएशन का है। फिर कहते हैं हियर दे फील्ड इक्वल हाई और लो पॉइंट्स, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन, ये इसका डेफिनेशन फार्मूला है। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ स्प्रेड ऑफ स्कोर्स बाय स्टेटिंग इंटरवल्स। वही बता रहे हैं कि मतलब आपके पास क्या डिफरेंस है, डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है इंटरवल्स के दरमियान क्या है। रिसर्चर यूज दिस मेथड टू शो का डेटा स्प्रेड आउट, ये हमें क्या बताता है कि डेटा कितना स्प्रेड हुआ है, इसमें वेरिएशन कितना आ रहा है। जितना वेरिएशन कम होगा आपके पास रिजल्ट अच्छे होंगे, जितना वेरिएशन ज्यादा होगा आपके पास रिजल्ट ऑथेंटिक नहीं होंगे। मतलब जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल उसके करीब करीब आपके वैल्यूज होंगे, तो जितने आपके वैल्यूज एवरेज के करीब करीब होंगे उसमें वेरिएशन कम होगा तो आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। और जो आपके पास एक्चुअल डेटा और ऑब्जर्व डेटा के दरमियान डिफरेंस ज्यादा हो, उसमें वेरिएशन ज्यादा हो, तो फिर आपका जो रिजल्ट है या जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं होगा। अच्छा, it helps them identify the depth until which the data is spread out and that is directly affect the mean। mean मतलब average, वो उसको फिर डायरेक्टली करते हैं। ये तो फिर आपको बाद में समझ आ जाएगा, खैर जब आप रिसर्च करेंगे। measure of positions, अच्छा परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज, ये परसेंटाइल और क्वार्टाइल डिसाइल, ये आपके पास क्वार्टाइल्स हैं, डिसाइल है, परसेंटाइल है। सिंपल ये है कि द डेटा से डिवाइड इनटू टू, क्वार्टाइल्स क्वार्टर से निकला है जब आप उसको 4 पे डिवाइड करते हैं। जब डेटा को डिसाइल 10 से लेना है, डेसिमल जानते हैं, डिसाइल 10 से, तो जब डेटा को 10 पे डिवाइड करते हैं तो डिसाइल आ जाता है। और परसेंटाइल परसेंट से निकला है कि डेटा को आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको परसेंटाइल कहते हैं। तो ये मेजर ऑफ पोजीशंस है कि आप क्वार्टाइल्स निकालना चाहते हैं, परसेंटाइल निकालना चाहते हैं, डिसाइल फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताते हैं, पोजीशन बताता है कि आपका वैल्यू कहां पे है। परसेंटाइल 100 डेटा में से कहां पे, 10 वैल्यूज पे कहां पे और 4 पे कहां पे।
समझा है कि नहीं? अगर 4 पे आप देखना चाहते हैं 4 पे डिवाइड करेंगे, अगर 10 में देखना चाहते हैं तो 10 पे डिवाइड करेंगे, अगर 100 में देखना चाहते हैं तो ये आपको पोजीशन वो वैल्यू का बताएगा डेटा। समझा है कि नहीं? ये बाकी आसान है, रीड करें, इतना उसमें नहीं है। अच्छा, फिर इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक है। इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक है क्या चीज कि व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक? Inference statistics are used to make predictions. पूरी गेट लिखना। यस सर। हाँ? यस सर। ये जब आप कुछ रिसर्च करेंगे ना, रिसर्च में आएंगे तो और भी समझ आ जाएगा। फिर इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू मेक, इसमें आपको स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट भी रखना चाहिए था। यस सर जी। है यस सर। स्टैटिस्टिक, हां स्टैटिस्टिक, इकोनॉमेट्रिक्स, ये सारे आपकी रिसर्च के लिए यूज होंगे। जब तक आपको इस चीजों में समझ नहीं आएगा ना, तो आप कितनी अच्छे राइटर नहीं है, लेकिन सिर्फ आप वर्ड लिखेंगे और उसको टेक्निकली आप नहीं समझेंगे, तो ये सारी चीजें टेक्निकल है। The inference statistics are used to make prediction about a large population after research and data analysis of the representative population collected sample. Simple बात कि large data होता है, उससे हम sample collect करते हैं और उसके बेस पे study करना, ये inference statistics. For example, you can ask some odd 100 audience at a movie theater, or if they like the movie they are watching. Researcher then use inference statistics on the collected sample to reason that about 80-90% of people like the movie. तो ये अगर रिजल्ट मालूम करना चाहते हैं कि आप क्या मतलब 100 ऑडियंस में से आपने देखना है कि मूवी देख रहे हैं थिएटर में, और आपने ये मालूम करना है कि कितने % लोग उसको लाइक करते हैं कि नहीं करते, तो 100 लोगों से तो आप डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, तो आप क्या करेंगे, उससे सैंपल आप सेलेक्ट करें। लेट्स सपोज 10 लोगों से पूछ रहे हैं, अगर 10 लोगों का रिस्पांस लाइकनेस की तरफ था तो आप उसमें कहेंगे कि इतने % बता रहे, उस 10 को आप फिर 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं % में, इस तरह कर सकते हैं। मतलब वो तो सिंपल है ना कि मतलब आपने 10 का कन्वर्जन 100 में करे तो 100 का आ जाएगा, अगर 5 है तो 5 का कन्वर्जन 100 में करे तो आपका वो परसेंटेज आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि और लेट्स सपोज 10 में से कितने लोग डिसलाइक करते हैं तो आपका वो % भी आ जाएगा। तो आपकी डिपेंड करता है कि इसका मतलब ये है कि इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक का सिंपली मतलब ये है कि लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा को हम सारे को डिस्कस नहीं करते, उससे सैंपल लेते हैं और सैंपल को स्टडी करके उसको एस्टिमेट करके उसकी रिजल्ट जो आते हैं उसके बेस पे हम पॉपुलेशन डेटा को डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर है टू सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ द इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक, एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरा और से सुनो। दो उसके क्या है एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। एक है एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स, ये इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स हैं। शेर मोहम्मद चौधरी की बुक आप उठा ले तो 15 नंबर चैप्टर पे एस्टिमेशन है और 16 पे टेस्टिंग हाइपोथेसिस है, ये चैप्टर उसने उठाए हैं। एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स मींस कि आपने एक अननोन पैरामीटर के बारे में आपने एस्टिमेट करना है। एज एक पैरामीटर है, उसके लिए आपने 10,000 लोगों में से 100 लोगों को स्टडी किया है या 1000 लोगों में से 100 लोगों को स्टडी किया है, और एज एक अननोन पैरामीटर है जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उस 100 लोगों की एज के बेस पे आप उस 1000 लोगों को डिसाइड करेंगे, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप उस पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे, जब आपके पास डेटा हो। तो ये क्या लिखते हैं, it takes statistics from the sample research data and demonstrate something about the population parameter. समझा है कि नहीं? 1000 लोगों की एज ऑन द बेसिस ऑफ 100 लोगों की एज के बेस पे मैं डिसाइड करता हूं, समझा है कि नहीं? तो उसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा, एस्टिमेट करूंगा, तो उसको एस्टिमेटिंग पैरामीटर कहते हैं, समझा है कि नहीं? इसमें पैरामीटर कहां पे है? पैरामीटर लेट सपोज ये आप मीन मालूम कर रहे हैं, मीन मालूम कर रहे हैं, तो अगर ये मैंने सैंपल साइज दिया है n = 5, लेट सपोज n जो है वो आपके पास 100 है, 100 में से मैंने 5 लोग लिए हैं, और ये क्या है, लेट सपोज ये आपके पास प्राइस है। प्राइस इज अननोन पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन सैंपल इज नोन। सैंपल तो मैंने निकाल दिया, एवरेज प्राइस क्या होगी, 3 होगी, कि प्राइस 2, 3, 4, 5 पर उसका एवरेज प्राइस क्या होगी, 3 होगी।
लेकिन ये 100 लोगों को ये 5 जो है रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसके लिए एस्टिमेशन क्या है, ये एस्टिमेशन तरीका है। इस फार्मूले को एस्टिमेटर कहते हैं। समझ आ रही है? इस वैल्यू आंसर को एस्टिमेट कहते हैं और इस सारे प्रोसीजर को एस्टिमेशन कहते हैं, जिसमें एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी यूज एस्टिमेटर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटर वी कैन एस्टिमेट। फार्मूला होता है, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, उससे एक आंसर आ जाता है, तो वो एस्टिमेट हो गया और उस सारे प्रोसीजर को एस्टिमेशन कहते हैं। लेकिन ये किस लिए करते हैं? अननोन पॉपुलेशन, जो 100 लोगों का हम अननोन पॉपुलेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल हमने एस्टिमेट कर दिया। समझ आ रही है? तो ये आपके पास एस्टिमेशन। फिर क्या है? टेस्टिंग हाइपोथेसिस या टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्ट। इट इज अबाउट सैम्पलिंग रिसर्च डेटा टू आंसर द सर्वे रिसर्च क्वेश्चन। ठीक सर, आपके पास क्या है? क्वेश्चन है, रिसर्च सर्वे का क्वेश्चन आंसर आप देते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसर्चर माइट बी इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड इफ the new shade of lipstick recently launched madam minister example में गिरा है, if to understand the new shade of lipstick recently launched is a good or not, or if the multivitamin capsule help children to perform better at games। ये अब क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने लिपस्टिक बनाया है तो उसका क्या मतलब, उसको आप टेस्ट करते हैं कि आया वो अच्छा है कि बुरा है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, उसको आप मार्केट में लॉन्च करेंगे, फिर मार्केट से सर्वे करेंगे कि अच्छा है कि नहीं। ज्यादा लोगों का गुड रिजल्ट आया तो हम कहेंगे गुड है, मतलब मजीद इसको, अगर नहीं है तो उसको हम बंद करते हैं। मार्केट सर्वे उसको कहते हैं, मार्केट रिसर्च कहते हैं, मार्केट एक्सपेरिमेंट भी। तो ये आपके पास है। दूसरा क्या है? दूसरा है मल्टीविटामिन कैप्सूल का आउटपुट मालूम कर रहे हैं कि आया वो चिल्ड्रन के उसमें मतलब उसको फिजिकली वाइज या मेंटली उसको ठीक रखता है कि गेम में वो अच्छे हो, उसके परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये चेक करना चाहिए, ये टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस से करेंगे। समझ आ रही है? सिंपल ये है कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज अ वर्डिंग कि हम लिखते हैं, मैंने आपको बता दिया कि इनकम और कंजम्पशन के बारे में तो हमारे पास डेटा है, या कैप्सूल्स के नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, उसकी परफॉर्मेंस और कैप्सूल्स ये है। तो उसको पास हमारे पास डेटा होगा कि एक चिल्ड्रन जो है एक से कैप्सूल खाता है तो उसकी परफॉर्मेंस कितना रहा है। दूसरा बच्चा है, चिल्ड्रन है, वो 2 कैप्सूल पर डे यूज करता है, उसका परफॉर्मेंस किस तरह है। तो ये उसका डेटा होना चाहिए। जब डेटा होगा, डेटा तो आपके पास क्या होगा, तो उसका हम क्या करेंगे, वो तो न्यूमेरिकल डेटा है, लेकिन फिर हम उसमें वर्डिंग में लिखते हैं कि इज देयर इज any effect of capsule, vitamin capsule on the children physique on the game performance, on children game performance, ये हम चेक करना चाहते हैं, या हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं। समझ आ रही है? तो ये टेस्टिंग हाइपोथेसिस एस्टिमेशन से पहले होता है। एस्टिमेशन तो फिर रिजल्ट बाद में आ जाता है, कैलकुलेशन। समझ आ रही है? एक दफा हम अपनी हाइपोथेसिस को सेट करें और उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम एस्टिमेशन कर लेते हैं, और एस्टिमेशन जो रिजल्ट आता है उसके बेस पे हम कहते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस हमारे पास एक्सेप्ट हुआ। जिस तरह हमने टेस्ट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस पढ़ा, यस, कि नल एक्सेप्ट हुआ, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हुआ। क्लियर है कि नहीं? यस सर। फिर कहते हैं कि these are the sophisticated analysis method used to showcase the relationship between different variables instead of describing a single variable। Descriptive statistics एक single variable को describe करता है और ये क्या है? रिलेशनशिप बताता है। It is often efficient statistics की बात करें descriptive के मामले में, it is often used when researcher want something beyond absolute number to understand the relationship between variables। मतलब आपके पास large number of data हो और उसको समझने के लिए आपने उसके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी हो तो फिर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स आप यूज करेंगे। ये उसकी एप्लीकेशन है। फिर क्या है? हियर आर सम ऑफ द कॉमन यूज मेथड फॉर द डेटा एनालिसिस इन रिसर्च। कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या बता रहे हैं? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। एसोसिएशन मींस डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ताल्लुक, इंटरडिपेंडेंसी। एसोसिएशन मतलब विशाल और नियाज दोनों अच्छे दोस्त हैं और क्लास फेलो हैं। तो लेट्स सपोज एक हम अगर मालूम करते हैं कि विशाल कितना इफेक्ट करता है नियाज को,
तो रिसर्च जो है क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ और या डिपेंडेंट हुआ, तो इसको हम रिग्रेशन कहते हैं, रिग्रेशन रिलेशनशिप कि एक वन इज डिपेंडेंट एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट। अगर हम इन दोनों की एसोसिएशन मालूम करते हैं कि लेट सपोज एक सब्जेक्ट उसको इसको हेल्प करता है और एक सब्जेक्ट ये उसको हेल्प करता है, तो इन दोनों की एसोसिएशन, अगर ये अच्छे मार्क्स लेते हैं तो उसकी वजह से ये भी अच्छे मार्क्स लेते हैं, अगर ये बुरे मार्क्स लेते हैं तो ये भी, तो दोनों के दरमियान इंटरडिपेंडेंसी है। तो इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द वेरिएबल इज नोन एज एसोसिएशन एंड एसोसिएशन इज नोन एज कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या बताते हैं, when the researcher are not conducting experimental research wherein the researcher are interested to understand the relationship between two or more variable, they opt for the correlational research method। correlation research method उसने तो definition नहीं बताया, correlation का मतलब ये है कि आपस में association मालूम करना, दो variables के दरमियान association मालूम करने के लिए हम correlation स्टडी करेंगे। फिर क्या है, क्रॉस टेबुलेशन। क्रॉस टेबुलेशन एक तरीकेकार है कि इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी होती है। इस तरह का टेबल अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ का इस तरह टेबल होते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ विलेजेस नेम्स, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज, यहाँ पे लिखता हूँ इनकम, यहां पर ए विलेज बी एंड सी। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं 27 45 61, यहां पे लिखता हूं 40,000, यहां पे लिखता हूं 70,000 और यहां पर मैं लिखता हूं 85,000। क्रॉस टेबुलेशन का मतलब ये है कि इस टेबल में दो साइड होते हैं। हम कहते हैं कि विलेज ए में एज इतना है और इनकम इसका इतना है, विलेज बी में इनकम एज इतना है और ये इतना है। तो ये क्या है, ये आपके पास एज इनकम विद क्रॉस टेबुलेशन विद नेम ऑफ विलेजेस, तो इसको क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं। टेबल तो है, ये टेबुलेटेड फॉर्म में है, लेकिन क्रॉस टेबुलेशन की आपके वर्टिकल एक्सिस पे कुछ वर्टिकल पे भी हो और हॉरिजॉन्टल पे कुछ चीजें हो और दोनों को आप क्रॉस को चेक करते हैं, तो उसको क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं। तो ये एक तरीका है जो रिसर्च में हम चेक करते हैं। ठीक है, तो आल्सो कॉल्ड कंटीजेंसी टेबल, ये कंटीजेंसी टेबल है। कंटीजेंसी टेबल आप दे दे तो उसमें आपको आ जाएगा गूगल में। क्रॉस टेबुलेशन इज यूज्ड टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, नेम ऑफ विलेजेस, साथ में एज है, इनकम है, और भी आप लिख सकते हैं। तो मल्टीपल वेरिएबल्स का अगर आप कंपैरिजन या रिलेशनशिप मालूम करते हैं तो उसके लिए क्रॉस टेबुलेशन मेथड यूज करें। समझ आ रही है कि नहीं? लेट्स सपोज प्रोवाइड डेटा हैज एज एंड जेंडर कैटेगरीज प्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम्स। देखिए ये कॉलम हो गया ना और ये रो हो गया, तो जब आप डेटा को कॉलम और रो दोनों में आप डिवाइड करें तो आपके पास कंटीजेंसी टेबल है। टू डायमेंशनल क्रॉस टेबुलेशन हेल्प्स फॉर seamless data analysis and research for showing the number of males and female in। अगर आप इसका इस तरह बनाते हैं, जो उसने एग्जांपल दिया है कि लेट्स सपोज उसने जेंडर लिखा है मेल फीमेल, और यहां पर उसने क्या लिखा है, एज लिखा है, सिर्फ एज लिखा है। यस सर। आप इनकम भी लिख लें, तो आप चेक करें कि मेल का एज कितना है, उसका इनकम कितना है, फीमेल का क्या है और उसका क्रॉस टेबुलेशन। तो मेल एज कंपेयर टू फीमेल, उसका एज कितना होगा तो उसका एज इतना होगा। तो इसको अगर आप कहते हैं तो इसको क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं। रिलेशनशिप है, एज और जेंडर का रिलेशनशिप है कि एज वाइज जेंडर का रिलेशनशिप। समझ आ रही है कि नहीं? तो इसको इस रिलेशनशिप को अगर आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं। फिर आते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के, द मोस्ट इंपोर्टेंट जो वो है आपके बैकबोन है रिसर्च का, जिसको हम फादर ऑफ रिसर्च एनालिसिस कहते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन जो मॉडल है, ये सारे मॉडल का बेसिक है, स्टार्ट इससे शुरू हुआ है। फिर
हर मॉडल में थोड़ा बहुत चेंज आया है। टाइम सीरीज डेटा के अपने मॉडल्स हैं, क्रॉस सेक्शन डेटा के अपने मॉडल्स हैं और पैनल डेटा के लिए अपने मॉडल्स हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स होंगे तो उसका ज्यादातर डेटा टाइम सीरीज डेटा होगा, क्योंकि वो टाइम को देखते हैं। मतलब वो फाइनेंस वाले किसको स्टडी करते हैं? फाइनेंस वाले आप में से है कोई फाइनेंस में एमएस करेगा? ठीक है, तो वो देखेगा कि जीडीपी हर साल कितनी इंक्रीज डिफरेंट ईयर्स का, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टॉक जो कैपिटल स्टॉक है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीडीपी। तो ये टाइम के बेस पे है, समझ आ रही कि नहीं? तो उसको टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। क्रॉस सेक्शन डेटा जो होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले लोग हैं या सप्लाई चेन मैनेजमेंट है या एचआर या मार्केटिंग, ये सारे क्रॉस सेक्शन डेटा यूज करेंगे, क्योंकि ये खुद जाके टाइम सीरीज डेटा ऑलरेडी मौजूद होता है सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ वेबसाइट पे। मतलब स्टेट बैंक से उठाओ, ये सारी चीजें तो कोई इकट्ठ नहीं कर सकता, खुद नहीं कर सकते, ये तो ऑलरेडी किसी सॉफ्टवेयर या उसमें वेबसाइट पे गिवन होंगे, किसी बुक या मैगजीन या किसी एक जगह पे ये गिवन होंगे, उससे आप हेल्प लेंगे, इसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और प्राइमरी डेटा जो होता है ये तो आप खुद सर्वे बाय फेस इंटरव्यू करना चाहते हैं या फिर सीनियर के थ्रू खुद आप डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उसको पंच करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्रॉस सेक्शन डेटा उसको हम कहते हैं। बस टाइम हमें क्रॉस सेक्शन डेटा और टाइम सीरीज डेटा दोनों चाहिए होता है। जब दोनों चाहिए होता है तो फिर उसको पूल डेटा या पैनल डेटा कहते हैं। तो बाद रिसर्चों में पैनल डेटा और पूल डेटा यूज होता है। तो याद रखें, बीइंग रिसर्चर आपको ये पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शन डेटा के अपने मॉडल्स हैं, अपने फार्मूले रिसर्च मॉडल्स और एस्टिमेशन के एनालिसिस के तरीके हैं, और टाइम सीरीज के लिए अलग हैं और पैनल डेटा के लिए अलग है। समझ आ रही है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये टाइम सीरीज का मॉडल है तो उसको हम टाइम सीरीज डेटा पे अप्लाई करेंगे, ये क्रॉस सेक्शन डेटा का मॉडल है तो हम क्रॉस सेक्शन डेटा, और ये पूल डेटा या पैनल डेटा का मॉडल है तो हम पैनल डेटा पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये आपकी रिसर्च में पूछेंगे कि आपने कौन सा डेटा यूज किया है, तो आप बताएंगे कि क्रॉस सेक्शन डेटा है कि टाइम सीरीज डेटा है कि पैनल डेटा है। उसके बेस पे आप वो अगर एक्सपर्ट मतलब इकोनॉमेट्रिशियन हो या वो टेक्निकली साउंड हो तो फिर उसको पता होना चाहिए कि इसने जो मॉडल यूज किया है आया वो करेक्ट है कि नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये आपके पास तो रिग्रेशन एनालिसिस इज द फादर ऑफ ऑल मॉडल्स। फिर उसके अंदर फिर चेंजेस हुए हैं, ठीक है, हर एक जो नया मॉडल आया है उसमें चेंज हुए हैं। रिग्रेशन क्या कहते हैं? फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिसर्च हमेशा रिसर्च के अंदर या तो हम इफेक्ट मालूम करते हैं या रिलेशनशिप मालूम करते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? आप लोग जो हॉस्पिटल वाले हैं ये काज और इफेक्ट को ज्यादा तरजीह देते हैं कि मेडिसिन मतलब ये मेडिसिन आप यूज किया, उसका ये बीमारी उसका काज क्या था, इफेक्ट उसका क्या हुआ। ये आपने ट्रीटमेंट दे दी तो उसका ये काज आता, ये बीमारी थी उसने ट्रीटमेंट दी, उसका इफेक्ट क्या है, ये आप देखेंगे। तो काज एंड इफेक्ट भी आप क्या कहेंगे, काज इंडिपेंडेंट साइड पे होगा और इफेक्ट आपके पास इंडिपेंडेंट होगा। मतलब इफेक्ट इज इक्वल टू काज, काज होगी तो इफेक्ट होगा ना। समझ आ रही है? तो ये आपके पास तो ये भी रिग्रेशन है। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है कि दो वेरिएबल, रिसर्चर डू नॉट look beyond the primary and commonly used regression analysis method, which is also type of predictive analysis used. इसके बेस पे हम prediction भी करते हैं। In this method, you have an essential factor called the dependent variable. So you also multiple independent variables in regression analysis. ये तो हमने types of variables में पढ़ा था ना, dependent variable, independent variables. तो इसमें dependent, independent variables होते हैं। You undertake option. अब ये भी डिपेंड करता है कि अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट ज्यादा हो तो एक मॉडल यूज होगा रिग्रेशन के अंदर, उसका अलग नाम होगा, उसको मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसको सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और मोर देन टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो फिर मल्टीपल रिग्रेशन या पार्शियल रिग्रेशन हम यूज करेंगे। अगर आपके पास डिपेंडेंट साइड पे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल कैटेगरीज में हो तो फिर दो अगर हो तो बाइनरी लॉजिस्टिक उसके लिए यूज करेंगे। और अगर डिपेंडेंट पे दो से ज्यादा कैटेगरीज के वेरिएबल हो, समझ आ रहे कि नहीं, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम मल्टीनॉमियल लॉजिस्टिक कहते हैं। समझ आ रहे कि नहीं? तो ये उसके ये साथ साथ में आपको समझ आ जाएगा जब आप इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, स्टैटिस्टिक्स उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है
You undertake efforts to find out the impact of an independent on the dependent variable. अगर इस तरह हम मालूम करते हैं कि इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट क्या इफेक्ट करता है डिपेंडेंट को, तो उस अगर इस चीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर हम रिलेशन यूज करेंगे. The values of both independent and dependent variable are assumed to be ascertained in the error-free random manners. मतलब ये आपके पास वही तरीका जो हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ लिया कि फ्रॉड उसमें नहीं होगा, स्क्रीनिंग उसकी होगी, समझ आ रहा है नहीं, एडिटिंग उसमें सारा जो हमने पढ़ लिया वो आपके पास क्या होगा, फ्री ऑफ एरर होगा. डेटा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा फ्री ऑफ ऑल द एरर्स जो हमने किए कि ये रिसर्च में ये आपकी मिस्टेक डेटा कलेक्शन में नहीं होनी चाहिए. ठीक है. फ्रीक्वेंसी टेबल, द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग. ये तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है कि लेट्स सपोज कि आपके पास टेबल है और मैं देता हूं कि लेट्स सपोज एज है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी, तो एज 25, 30, 35, 40, 45, तो हम कहते हैं कि 50 लोगों से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो 25 कितने लोगों का है, 8 का है, 30 कितने का है, 10 का है, ये कितने का है, 12 लोगों का है. समझ आ रहा है कि नहीं? Yes. तो 30 हो गए, 30 हो गए ना, Yes. और 50 में ये कंप्लीट कर रहे हैं, और लेट्स सपोज इसमें 7 है और इसमें 30 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, वो 50 होगी. 50 लोगों से मेरा डेटा कलेक्ट करना है. लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 25 जो एज है वो 8 बंदे ऐसे हैं 50 में जिसके एज 25 है. 30 जिसका एज है वो 10 लोग हैं. समझ आ रहा है कि नहीं? वो क्या है, 10 लोग हैं. और अगर आपके पास 35 है तो वो 12 लोग हैं, और अगर आपके पास 45 है तो वो 13 लोग हैं. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, फ्रीक्वेंसी टेबल उसको हम इस तरह कहते हैं. समझ आ रही है कि नहीं? Two or more vary differ in the experiment. A considerable degree of variation means research findings were significant. It may construct ANOVA testing and variance analysis is similar. अच्छा. एक होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एक होता है काई स्क्वायर, एक होता है इंडिपेंडेंट सैंपल डिटेल्स. ये मेरे ख्याल में मैंने क्लास में बताया था. अगर आपके पास कैटेगरी रिलेशनशिप आप मालूम करते हैं, रिलेशनशिप और दोनों वेरिएबल क्वालिटेटिव हो और उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, काई स्क्वायर यूज करेंगे. अगर हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करते हैं, एसोसिएशन या रिलेशनशिप मालूम करते हैं, और दोनों साइड पे क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो, तो फिर हम क्या मालूम करेंगे, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज करेंगे. कंपैरिजन अगर हम करना चाहते हैं, अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन करना चाहते हैं और दोनों वेरिएबल क्वालिटेटिव हो तो काई स्क्वायर टेस्ट हम यूज करेंगे. और अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं और दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन करना चाहते हैं और दोनों वेरिएबल आपके पास क्या हो, क्वांटिटेटिव हो, तो फिर उसके लिए इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट यूज करें. ठीक है, क्योंकि ये मेडिकल वाले ज्यादा यूज करते हैं. ये किसी भी में क्लास लेता था एक जमाने में, अगर एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, अगर एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो फिर हम अगर एसोसिएशन मालूम करना चाहते हैं तो कोरिलेशन यूज करेंगे, और अगर डिपेंडेंसी मालूम करते हैं, इफेक्ट मालूम करते हैं, तो रिलेशन यूज करेंगे. अच्छा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. अच्छा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा. एनोवा ही नहीं है, ये एब्रिविएशन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ये एन जो है ना, ये एनालिसिस से लिया है, ऑफ से ओ लिया है, और वेरिएंस से वीए लिया है. समझ आया कि ये एनोवा एब्रिविएशन है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ये क्या चीज है? A statistical procedure is used for testing the degree to which two or more vary or differ in the experiment. A considerable degree of variation means research findings were significant. It may construct ANOVA. अच्छा, ANOVA variance analysis is similar. ये क्या है कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो, एक्सपेरिमेंट जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये मेडिकल साइंसेस में ज्यादा एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं. समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए वो एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, तो दो या दो से ज्यादा हम फिर ये देखते हैं कि कौन सा कंपैरिजन, उसमें भी कंपैरिजन है, ये कंपेयर हम करना चाहते हैं कि मतलब एक
कितना उसमें चेंज रहता है तो उसकी वजह से दूसरे में कितना चेंज, एक ज्यादा होता है दूसरा कितना ज्यादा होता है, एक के मुकाबले में दूसरा कितना उसमें वेरिएशन आता है। समझ आ रही कि नहीं? तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका एग्जांपल इस तरह है, इसका एग्जांपल इस तरह है मेडिकल साइंस में कि लेट सपोज एक वो है एंटीबायोटिक टेबलेट से, समझ आ रही कि नहीं? और दो कंपनी उसके हैं, कंपनी ए कंपनी बी, क्या है एंटीबायोटिक। कंपनी ए का जब हम देते हैं पेशेंट को, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसमें कितना वो एज कंपेयर टू कंपनी बी, उसमें कितना वेरिएशन या उसमें कितना इंप्रूवमेंट आता है। और अगर कंपनी बी का एंटीबायोटिक देते तो कंपनी ए के मुकाबले में कितना, तो इसके लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएशन क्या है, कि डिफरेंस क्या है उसके रिजल्ट में, ए इज बेटर देन बी और बी इज बेटर देन ए। समझ आ रही है? ये उसकी रिजल्ट पे हम डिपेंड करते हैं, तो उसके केस में हम इनोवा यूज करते हैं। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? हाँ, Yes, sir. ये खुद पढ़ लेंगे कि नहीं, ये आसान है। Consideration in research data analysis, researcher must have the necessary skills to analyze the data, getting trained to demonstrate a high standard of research practice. Ideally, researcher must possess more than a basic understanding of the rationale of selecting one statistical method toward the other to obtain better data insights. अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एक प्रोसीजर या एक मॉडल यूज करता हूँ और ये दूसरा क्यों यूज नहीं करता, तो आप वो सेलेक्ट करें, वो मॉडल सेलेक्ट करें जो दूसरे से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं। तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये डिपेंड करते हैं आपके डेटा पे, कि अगर आपका डेटा टाइम सीरीज हो और आप क्रॉस सेक्शन का मॉडल यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट खराब होंगे। जब क्रॉस सेक्शन डेटा हो तो उस पर क्रॉस सेक्शन मॉडल आप रन करें, और अगर टाइम सीरीज डेटा पे आप टाइम सीरीज रन करेंगे तो वो आपके पास बेटर रिजल्ट उस देंगे। समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि आपने ये एहतियात करना है। यूजुअली research and data analysis method differ for scientific discipline. Therefore, getting statistical advice at the beginning to analyze helps design a survey questionnaire, select data collection method and choose samples. ये कहते हैं कि साइंटिफिक, जब हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, ये मेडिकल साइंसेज वाले या मतलब प्योर जो हम करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें फिर आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके लिए आपने जो वो हमेशा हम सेकेंडरी डेटा नहीं होता, वो हमेशा प्राइमरी डेटा होता है। तो उसमें कलेक्शन का जो मेथड हम यूज करेंगे डेटा कलेक्शन का, उसमें हमने एहतियात करना है। उसमें हमने क्या करना है? एहतियात करना है कि हमारे पास सैंपल का सिलेक्शन सही तरीके से हो। समझ आ रही है कि नहीं? एथेंटिक सैंपल्स को हम सेलेक्ट करें। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक होता है, एक बंदा बायोकेमिस्ट्री में, नहीं है साहब, बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च करता पीएचडी का, वो ये हार्ट पेशेंट जब उसकी सर्जरी होती थी, उसका कोई केस था, ये इलाज रोजाना जाता था, मैं मुझे कहता था कि मैं रोजाना सुबह जाता हूँ और रात को मतलब 10 बजे आया, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स मतलब आते हैं। वो इस पे रिसर्च करता कि हार्ट अटैक हुए हैं तो हार्ट अटैक सक्सेसफुल कितने हुए हैं, मतलब उसमें रिकवरी बच, और कितने उसमें डेथ्स हुए हैं। और हार्ट इस पे कोई रिसर्च बायोकेमिस्ट्री में करा था। बायोकेमिस्ट्री में रिलेटेड टू हार्ट